Hello friends, welcome on Explore Physics YouTube channel. Myself Himanshu Agarwal. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ टू थर्मोडायनेमिक्स देखा था। ठीक है, उसमें अपन ने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ लाइक एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम के टाइप्स, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा अपन ने देखा था स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल मीनिंग क्या है कि वो टेम्परेचर के कंसेप्ट को बताता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि ये बेसिक है, काम में नहीं आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन कल भी करवाए थे और मैं आज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो अपने नोट्स को प्रॉपर तरह से तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने वीडियो देख लिया, हाँ हमें याद हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। नोट्स को पूरी अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इसके अलावा तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, शॉर्ट नोट्स मान लो तुम थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो जब तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स खत्म होगी तो तुम्हारी इतनी मोटी बुक हो जाएगी। ठीक है, इतनी मोटी जो है वो तुम्हारी नोट्स हो जाएंगी, कॉपी हो जाएगी। तो ये ओनली एक सब्जेक्ट की बात है। जब अपन 9 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तुम्हारे पास में ऐसी 9 कॉपी होंगी जो कि अगर एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना होगा तो तुम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, तुम्हें उनके लिए शॉर्ट नोट्स प्रॉपर तरह से बनाने होंगे। इस तरह से बनाने होंगे कि 1 या 2 कॉपी में पूरी 9 की 9 सब्जेक्ट्स आ जाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जैसे अपना कल जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाने हैं। सिंपली क्या करना है, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है तुम्हारे पास में मेन हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। दैट मींस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा, अपने को पता है एक इक्वेशन पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू की। ठीक है, ये वाली इक्वेशन होती है। गामा मैंने बताया था क्या है वहाँ पे, एडियाबैटिक पॉइजन रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 1+2/f। इसको लिखते हैं Cp/Cv। दैट मींस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये अपने पास में, अब इसमें तुम्हें प्रेशर टेम्परेचर का, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अपने को पता है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से अपन जिसमें रिलेशन मान लो प्रेशर और टेम्परेचर में चाहिए, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू इसके अंदर रख दो, निकल जाएगी। और इसके बाद में तुम कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स जो है तुम्हारे कंप्लीटली बन जाएंगे। तो जैसे आज का लेक्चर है, तो आज के लेक्चर नोट करने के बाद में जस्ट 10 मिनट में पूरा तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं है कि हाँ बना लेंगे बाद में नहीं बन पाता है। तो शॉर्ट नोट्स प्रॉपर तरह से आप प्रिपेयर करना है, उसी के बाद में तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आज का आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन है अपने पास में, फिगर गिवन बिलो शोन two processes A and B, okay, on a system, let delta Q1 and delta Q2, let delta Q1 and delta Q2 be the heat given to the system in processes A and B respectively.
A and B रेस्पेक्टिवली देन। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, फिगर जो दे रखा है वो बना लो, ये तुम्हें फिगर दे रखा है, दिस इज पीवी डायग्राम। ठीक है, पी और बी के बीच में कर्व है, ये दे रखा है, ये प्रोसेस ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास में, डेल्टा Q1 ग्रेटर देन डेल्टा Q2, बी है डेल्टा Q1 लेस देन डेल्टा Q2, सी है डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 एंड डी है डेल्टा Q1 लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा Q2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तुम्हें क्या करना है, एक बार 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके तुम देख सकते हो कैसे सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये बोल रहा है कि जो फिगर दे रखा है ये 2 प्रोसेस है इसमें ऑन ए सिस्टम ए और बी, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस बी है। ठीक है, लेट डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2 बी द हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेसेस ये, यानी कि एक प्रोसेस में डेल्टा Q1 है, ये गिवन है डेल्टा Q1, और बी में कितना है डेल्टा Q2, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है ना, तो अपन सीधा किससे जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो क्या होगा अपने पास में, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। कोई ऐसे लिखता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो वो भी सही है। मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसमें से हीट और वर्क वो तो दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, और यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी U है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन इसको ऐसे लिखते हैं। नाउ अब देखो क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब वी नो दैट, अच्छा जो हीट है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल एनर्जी और वर्क के ऊपर। ठीक है, अब देखो वी नो दैट जो U है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, this is state function means depends only on initial and final position। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में देखो प्रोसेस ए के लिए इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल ये है, प्रोसेस बी के लिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, du1 इज इक्वल टू du2 हो गया दोनों प्रोसेस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो दोनों प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। तो इक्वेशन 1 से अपन क्या कह सकते हैं, जो हीट है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगी, वर्क के ऊपर। ठीक है ना, नाउ फॉर ए, अब ए के प्रोसेस देखते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए अपन वर्क डन निकालते हैं, जिसके लिए वर्क डन ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगी, हीट भी ज्यादा होगी। तो देखो प्रोसेस ए के लिए मैं बड़ी डायग्राम बनाता हूँ। प्रोसेस ए तुम्हारे पास में ये है, ए बी। ठीक है, तो अपने को क्या पी या बी की कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन सिंपल अपने को क्या करना है कि कौन सा किसके लिए वर्क ज्यादा है, किसके लिए कम है। तो क्या करो, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, और फॉर प्रोसेस बी, फॉर बी के लिए क्या होगा, ये है तुम्हारे पास में, यही होगा। तो यहाँ पे देखो अपन दोनों को कंपेयर करें, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उससे क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। तो वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व देखो किसका ज्यादा है, डेल्टा W ग्रेटर देन, या डेल्टा Q W लिख दो, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन डेल्टा W2। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है इसके एरिया से। ठीक है ना, तो ए वाले का ज्यादा होगा वर्क डन कंपेयर टू प्रोसेस बी। दैट मींस ए वाले के लिए अपन डेल्टा W1 लिखा है, बी वाले डेल्टा W2 लिखा है। तो जिसके लिए वर्क डन ज्यादा होगा उसके लिए तुम्हारे पास में क्या होगी, हीट ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें तुम्हारे पास में
अगर तुम्हें पता नहीं है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये करना, ठीक है ना। तो जो बेसिक है अपना प्रीवियस लेक्चर में, तो वो बेसिक तुम्हें पहले देखना है, उसी के बाद में इस लेक्चर पे आना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, उसके बाद में ये दोनों पे डिपेंड करता है, बट हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। उसके बाद में वर्क डन पे टोटली डिपेंड करेगा। तो वर्क डन अपने पास में प्रोसेस ए के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है। जब वर्क डन ज़्यादा है तो हीट भी क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा होगा। चलिए इसको नोट करो। हो गया? पॉज करके नोट कर लेना इसको। और कोई प्रॉब्लम है तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना, मैसेज करके या कॉल करके, कैसे भी पूछ सकते हो, या अपना ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, refer to figure let delta u1 and delta u2 be the changes in internal energy of the system. Internal energy of the system. In the process A and B. In the process A and B. Then फिगर दे रखा है तुम्हें, A, B, this is PV diagram, sorry, this is A and this is B, okay। ऑप्शन है डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2, डेल्टा U1 ग्रेटर देन डेल्टा U2, डेल्टा U1 लेस देन डेल्टा U2, एंड डी ऑप्शन है डेल्टा U1 नॉट इक्वल टू डेल्टा U2, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो, अगर तुमने पिछला जो क्वेश्चन है अगर वो अच्छे से समझ लिया तो ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन है अगर तुम वो समझ में आ गया तो आसानी से हो सकता है। कैसे होगा, दोनों की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। यू पूछ रहा है, यू कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब मैं डेफिनेशन यही लिखूंगा यहाँ पे, जो कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। दोनों की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारे पास में, सेम है। दैट मींस डेल्टा U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो नोट करो इसको। हो गया, पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपने पास में वर्क डन, हेडिंग है ना, हेडिंग डाल लेना। टॉपिक चल रहा है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा था, उसमें कल अपन ने उसके जो इक्वेशंस हैं वो दे रिलेशंस जो है प्रेशर टेम्परेचर में, प्रेशर वॉल्यूम में, वॉल्यूम टेम्परेचर में, वो देख लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू PdV इंटीग्रेशन V1 से V2, ये होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू K, देन P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। ये क्यों रख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो K तो बाहर आ जाएगा, dV अपॉन V की पावर गामा इंटीग्रेशन V1 से V2, ठीक है। तो K इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर आएगा V की पावर माइनस गामा,
तो v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इंटीग्रेशन v1 से v2 a हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये लिमिट की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा k अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे k की जगह क्या रख सकता हूँ वापस, p v की पावर गामा v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस v को अंदर ले जाता हूँ। जब v को मैं इनसाइड ले जाऊंगा इसके, तो यहाँ पे वॉल्यूम v2 की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम v1 की तरफ वर्क करेगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास में v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, सॉरी ये v1 की पावर गामा आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे v2 की पावर गामा और v2 की पावर माइनस गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बेस अगर इक्वल है तो इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ओनली v2 बचेगा। इसको भी जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो प्रेशर यहाँ पे P2 की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे P1 की तरह। तो क्या हो जाएगा देखो अपने पास में P2 V2 माइनस P1 V1 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ये वर्क करना है, ये तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है ना। याद तुम्हें क्या करना है वो देखो। अपने को क्या पता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, यही तो होती है। तो यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, PV की जगह क्या रख सकते हैं, nRT रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो W इज इक्वल टू nR, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अगर तुम ये याद रखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो W इज इक्वल टू nR, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 माइनस T2, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा माइनस 1। तुम्हें बस वर्क डन के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो याद करने का तरीका क्या है, कंफ्यूज नहीं हो जिससे, क्योंकि कई बार क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे माइनस गामा प्लस 1 है या गामा माइनस 1 है, 1 माइनस गामा है, T1 माइनस T2 है, T2 माइनस T1 है। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा मैच होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे T1 है, ठीक है ना। तो nR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये दोनों अगर तुम्हारे पास में मैच है, इसका मतलब तुम्हारा जो याद करने का तरीका है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रिमेम्बर। अब ये तुम्हें पूरा शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट्स में ओनली ये लिखना है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर के फॉर्म में वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेना। अगर प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है तो nRT1, तो nRT की जगह क्या रख देंगे, P1 V1, nRT2 की जगह क्या रख देंगे, P2 V2, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके नोट, क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, ए गैस एट प्रेशर PA, ए गैस एट प्रेशर PA एंड वॉल्यूम VA, एंड वॉल्यूम VA is compressed adiabatically, is compressed adiabatically to a volume VB, to a volume VB at pressure PB, at pressure PB. If pressure volume relation, if
pressure volume relation, if pressure volume relation for a gas during adiabatic process, for a gas during adiabatic process, P v की पावर 5/3 is equal to K, ठीक है, 5/3 ले लो। Then work done, then work done, ओके। ऑप्शन लिख लेना 1/VA की पावर 4/3 माइनस 1/VB की पावर 4/3। ऑप्शन बी है 5/2 1/VA की पावर 2/3 माइनस 1/VB की पावर 2/3। ऑप्शन सी है 3/2 VA PA माइनस VB PB। एंड ऑप्शन डी है 5/3 PB VB माइनस PA VB, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है जो कि नेट में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन जब इसका करोगे तो सबसे पहले चीज तुम्हें क्या याद रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है तुम्हें ये गिवन है कि P1 दे रखा है इनिशियल प्रेशर PA, B1 दे रखा है VA, P2 दे रखा है PB एंड B2 दे रखा है VB, ये गिवन है। साथ में कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। दूसरा ये गिवन है PV की पावर 5/3 इक्वल टू K। तो इसको कंपेयर करवाएंगे, किससे कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। अब क्या पूछ रहा है ये, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये ध्यान है, क्या ज्ञान है अपने को, NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। क्या यहाँ पे टेम्परेचर में रिलेशन दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम में दे रखा है। तो यहाँ पे P और V के फॉर्म में वैल्यू रख दो। तो NR T1 की जगह क्या रखेंगे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पे, P1 की वैल्यू PA, V1 की वैल्यू VA, PB VB, ये हो जाएगा अपॉन गामा माइनस 1। गामा कितना है 5/3 माइनस 1। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 PA VA माइनस PB VB, ये तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल अपन बेसिक से चलते हैं और टॉपिक वाइज चलते हैं तो बिल्कुल वर्क डन का सीधा फॉर्मूला है, इससे कंपेयर करोगे तुम्हारा आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत कठिन नहीं है, टफ नहीं है, बहुत आसान आते हैं इसके क्वेश्चंस। और थर्मोस्टेटिक्स तुम ये मान के चलो 35 मार्क्स की आती है, तो अपन बिल्कुल 35 मार्क्स की ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो तुम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो तो यहाँ पे आराम से तुम 25 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और एक सब्जेक्ट में 25 प्लस मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही तुम्हारे पास में एक सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, जो वो भी तुम्हारे पास में 35 to 40 नंबर की आती है। तो अगर वो भी तुम अच्छे से कर लेते हो तो ये मानो अगर तुम्हारा वहाँ पे भी 25 नंबर आ जाते हैं तो 50 मार्क्स। अगर तुम 2 सब्जेक्ट में 50 नंबर ले आते हो तो तुम्हारा JRF होने के पूरे चांसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट्स जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है ना, बहुत इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होती है ये। यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसी तरह फिर नोट करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जो कि नेट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये तुम्हें फिगर दे रखा है, दिस इज P एंड दिस इज V, ठीक है। इसमें ये हो गया, ये हो गया, ओके। यहाँ पे तुम्हारे पास में A B C D है, ये तुम्हारे पास में से क्लॉकवाइज चल रहा है। दिस इज 500 केल्विन, दिस इज 300 केल्विन। पीवी डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे गिवन है V1 और यहाँ पे तुम्हें गिवन है V2 इज इक्वल टू 2V1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोन पीवी डायग्राम, द फिगर शोन पीवी डायग्राम for a monoatomic ideal gas, for a monoatomic ideal gas, okay। AB and CD are isothermal process, AB and CD are isothermal process at 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively, and ये गिवन है तुम्हें V2 is equal to 2V1। find the total work done, ठीक है ना। तुम टोटल वर्क डन निकालना है, साथ में तुम्हें इंडिविजुअल भी निकालना है, WAB, WBC, WCD एंड WDE, ठीक है ना, एंड WABCDE, ये तुम्हें सब कुछ निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, A से B प्रोसेस में जाता हूँ, ठीक है ना, A से B, WAB। तो यहाँ पे देखो जब A से B में जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन बोल रहा है ये AB प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कैसा गिवन है तुम्हें, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, WAB इज इक्वल टू nRT ln V फाइनल माइनस अपॉन V इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 2V1, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, WAB इज इक्वल टू T की वैल्यू कितनी है 500 केल्विन, 500 nR, V2 कितना है 2V1 और V1 V1 के बराबर है, तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 बच जाएगा, इक्वेशन 1। सेकंड अपने पास में B से C, जब B से C आएगा तो B से C कैसा प्रोसेस है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कौन सा होता है, आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपने को पता है वर्क डन अपने पास में ये होता है PdV। V कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वर्क डन कितना आएगा तुम्हारे पास में 0 आएगा, तो WBC कितना हो गया 0। नेक्स्ट देखो थर्ड, जब C से D में जाएंगे, तो जब C से D में जाएंगे अपने पास में, तो ये भी क्या है तुम्हारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो WCD इज इक्वल टू nRT, इस बार T की वैल्यू कितनी रखोगे 300 nR, ओके। नेक्स्ट ln V फाइनल। अब देखो यहाँ से तुम यहाँ पे जा रहे हो तो फाइनल कितना है V1 अपॉन इनिशियल कितना है 2V1, V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 300 nR ln 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ क्या। लॉग में क्या होता है -1, पावर में आ जाते हैं मल्टीप्लाई में जाती है, -300 nR ln 2 WCD, ठीक है ना। और वैसे भी तुम्हें पता है ये क्या है तुम्हारे पास में यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है, ठीक है ना, गैस सिकुड़ रही है यहाँ पे, उस केस के अंदर तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा। अगर तुम्हारे पास में गैस एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब वहां पे क्या है तुम्हारे पास में वर्क डन पॉजिटिव होगा। फोर्थ अपने पास में D से A,
डी से ए की बात करेंगे तो अपने पास में वॉल्यूम क्या है, वापस यहाँ पे कांस्टेंट है। जब डी से ए की बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, डब्ल्यू डी ए इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। टोटल अपन देखेंगे वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ए बी कितना है 500 NR LN2, बी सी 0 है, सी डी कितना है 300 NR LN2, लेकिन ये माइनस में है, ये 0 है। तो डब्ल्यू ए बी सी डी ए कितना आ जाएगा 200 NR LN2। ये तुम्हारे पास में आंसर है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें बस ये देखना है कौन सा प्रोसेस है। अगर तुम्हें प्रोसेस पता लग जाए तो उसका तुम वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ और सिंपली इसको सॉल्व करो। इसको नोट करो जल्दी से। ये हो गया। अब नेक्स्ट लिख लेना, हेडिंग लिखना साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखना साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं रख कर रहा हूँ, पॉज करके इसको नोट करके। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का दूसरा नाम है आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस, इसको आइडियल प्रोसेस क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं। इसमें ध्यान रखना, दिस प्रोसेस वर्क्स बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, सेम टेम्परेचर लिमिट, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है जब ये वर्क करता है तो सेम टेम्परेचर रहता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, इफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अचीव इट्स इनिशियल पोजीशन achieve its initial position after two or more than two processes, two or more than two different processes is known as cyclic process, is known as cyclic process। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन को अचीव कर ले आफ्टर टू एंड मोर देन टू प्रोसेस, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में ये है, मान लो ये तुम्हारे पास में कोई पीवी डायग्राम है, इसमें कोई एक प्रोसेस है, वो यहाँ से चला, ठीक है, ए से चला, बी पे पहुंचा और वापस कहाँ पे आ गया, तुम्हारे पास में ए पे ही आ गया। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा अपने पास में, देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है तुम्हारे पास में, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। तुम्हारे पास में इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर है। दैट मीन्स जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे उनमें चेंज हमेशा कितना होगा, तुम्हारे पास 0 होगा। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में जो डेल्टा U निकालो, डेल्टा T निकालो, डेल्टा
प्रेशर, ठीक है, डेल्टा पी निकालो, डेल्टा एस निकालो, ये सारे क्या होंगे 0, बट जो पाथ फंक्शन होंगे डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, इसको जल्दी से नोट करें, आगे देखते हैं इसमें। वर्क डन तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। वर्क डन कैसे निकालेंगे इसका, वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसका जो एरिया है वो निकाल लेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे P1 B1, यहाँ पे मान लेते हैं P2 A2, तो यहाँ पे W कितना हो जाएगा, WAP प्लस WCT। अब इसका अलग अलग AB के लिए एरिया निकालेंगे, BA के लिए एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे कि एरिया क्या आता है, किसके लिए पॉजिटिव आता है, किसके लिए नेगेटिव आता है। जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने निकाल दिया, ये है तुम्हारे पास में पीवी डायग्राम, ऐसे था, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, तो पहला फॉर प्रोसेस ए से बी, ए से बी निकालेंगे, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ए से बी तुम्हारे पास ऐसा है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व यही होगा, ये तुम्हारे पास में एरिया अंडर द कर्व है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लगातार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन हमेशा कितना आता है तुम्हारे पास में, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। सेकेंड है अपने पास में, सेकेंड बी से जब ए आएंगे, कहने का मतलब देखो ये डायग्राम है पी बी, ठीक है, ये हो गया ए बी, बी से ए आ रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस का कंप्रेशन हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है तो इसका वर्क डन क्या आ गया तुम्हारे पास में, बी से ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो टोटल वर्क डन देखेंगे तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू WAB प्लस WPA इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे AP इसके लिए वर्क डन ज्यादा है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, तो ये पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला कम होगा। तो यहाँ पे जो अपन वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन W वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके लिए कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। चलिए इसको नोट करो। अच्छा एक चीज और देखो, इसके अंदर क्या होता है तुम्हारे पास में, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W, ये तो तुम्हारे पास 0 है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। अब ध्यान से देखो इसको, कहने का मतलब कोई भी सिस्टम में अपन जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। मतलब ऐसा क्या पॉसिबल है कि अपन जो भी हीट दें वो सारे उसका जो यूजेज है अपने सारे वर्क के फॉर्म में आ जाए, यानी कि हीट डायरेक्टली पूरी कंप्लीटली वर्क में चेंज हो रही है, कोई इंटरनल एनर्जी में वो यूज में नहीं आ रही है, चेंज इंटरनल एनर्जी में, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइडियल प्रोसेस, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि जितनी हीट दे वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, आइडियल प्रोसेस होगा। ये अपन सिंपल बात करें, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें जो भी है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस तरह से पढ़ना है, सुबह से शाम तक ऐसे से इस तरह से पढ़ाई करनी है, तो क्या तुम ऐसा करते हो? नहीं करते। जो ऐसा करता है वो आइडियल स्टूडेंट हो गया, ठीक है ना। ऐसे आइडियल प्रोसेस है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी तुम्हारे पास में
इसलिए इसको आइडियल प्रोसेस बोलते हैं कि जितनी भी हीट दे वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको नोट करो जल्दी से। अब नोट करके इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेना। पहला पॉइंट है वर्क डन विल बी पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्योंकि जब अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगी तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकेंड, वर्क डन विल बी नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड लिख लेना साइक्लिक प्रोसेस वर्क्स बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। फोर्थ लिख लेना साइक्लिक प्रोसेस का दूसरा क्या नाम है इसको, और क्या बोलते हैं अपन, आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी हीट है वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये आइडियल प्रोसेस है। फिफ्थ क्या है अपने पास में, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जितने भी पाथ फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे, वो सारे 0 होंगे, और जितने भी पाथ फंक्शन होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे कि अपन ने वर्क निकाला था, ठीक है ना, तो वर्क क्या 0 आया था क्या, 0 नहीं। क्यों, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत आसान है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और टॉपिक वाइज देख रहे हैं। जितने भी टॉपिक्स करेंगे आगे अपन, वो दो सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर टॉपिक्स तुम बिल्कुल रेगुलर वैसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें आसानी रहेगी समझने में, और तुम कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। हो गया है, चलो क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी इन फ्यूचर नेट, ठीक है ना। जो नेट का एग्जाम है, हो सकता है कि फ्यूचर में पूछा जाए, और ऐसे क्वेश्चन टीएफआर में, जैश में पूछा हुआ है, और हो सकता है कि नेट में पूछा गया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एन आइडियल गैस एक्सपेंड, an ideal gas expands in a process in which its pressure depends upon the volume. Its pressure depends upon the volume. As P is equal to P naught e to the power minus alpha P, where P naught and alpha is equal to positive constant. For small n mole of gas, the maximum temperature of gas, the maximum temperature that will be attained in this process, ऑप्शन ए है तुम्हारे पास में
पी नॉट अपॉन ई अल्फा एन आर। ऑप्शन बी है पी नॉट अपॉन अल्फा एन क्यूब आर। ऑप्शन सी है पी नॉट है भैया ना, ऑप्शन सी है ई पी नॉट अपॉन अल्फा एन आर, एंड ऑप्शन डी है पी नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा एन आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो गिवन है वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या क्या है, आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल गैस गिवन है। आइडियल गैस है तो तुम क्या लिख सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इसके बाद में इन विच इट स्पेशल डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, एक ये इक्वेशन दे रखी है, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा वी। पी नॉट अल्फा कांस्टेंट है फॉर स्मॉल एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या तुम ओनली इस इक्वेशन से टेम्परेचर निकाल सकते हो, टेम्परेचर गिवन ही नहीं है, लेकिन अपन आइडियल गैस इक्वेशन लेके टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको ऐसे कर दूँ, T इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर, लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ पे फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करते हैं अपन, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसका डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, प्रेशर भी है वॉल्यूम भी है, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, तो अपन क्या काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ से p की वैल्यू रख दो, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा वी इंटू वी अपॉन एन आर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओनली एक वेरिएबल है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इज इक्वल टू 0 कर दो। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो लिख लो फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो तो भी यही करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 0। तो करो रेस्पेक्ट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, पी नॉट अपॉन एन आर, ऐसे कैसे होगा, कांस्टेंट है, वॉल्यूम वी का 1 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा वी ऐसे कैसे, फिर प्लस वी ऐसे कैसे, इसका हो जाएगा माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट तो आता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पी नॉट अपॉन एन आर, पी नॉट अपॉन एन आर ई टू द पावर माइनस अल्फा वी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा वी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, कभी भी जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो, इज इक्वल टू 0 हो, तो दोनों क्वांटिटी को अपन अलग अलग बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये बराबर 0 करेगी, ये बराबर 0 करेगी, तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस अल्फा वी बराबर 0 करता हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। ये वैल्यू अपन कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास में मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। तो T मैक्सिमम कब होगा, जब v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो P नॉट अपॉन एन आर, v की जगह 1 अपॉन अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा, v की जगह 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, देखो e की पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो प्लस e हो जाएगा, तो T मैक्सिमम कितना हो जाएगा अपने पास में, P नॉट अपॉन एन अल्फा आर, e की पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो प्लस e। तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें वैसे करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं और नेट में पूछ सकता है, ध्यान रखना, तो इसको नोट करो। हो गया ये, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब तुम्हें एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है ना, उसको तुम्हें होमवर्क से करना है, घर पे करना है। क्वेश्चन है जो कि TIFR में पूछा है होमवर्क।
क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मिनिमम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, कैलकुलेट मिनिमम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस during the process is given by during the process is given by the relation T is equal to T naught plus alpha V square, where T naught and alpha क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। where T naught and alpha पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है 2r T naught अपॉन अल्फा पावर 1/2, ऑप्शन बी है 2r अल्फा T naught की पावर हाफ, ऑप्शन सी है 2r अल्फा T naught की पावर 3/2 एंड ऑप्शन डी है 2r अल्फा T naught की पावर हाफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारे लिए। ओके, तो सेम वैसे क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, इसमें मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन लेके करना, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यू, तो इसका जो बेसिक है, कहाँ से इंटरनल एनर्जी आती है, होती क्या है इंटरनल एनर्जी, तो इसका जो बेसिक है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पे ओनली इंटरनल एनर्जी जो है, इसका कुछ फॉर्मूले बेस देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे क्या निकलता है तो वो देखते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, लिख लो, लिखना चाहो तो, टोटल एनर्जी स्टोरेज बाय द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो U होता है वो कितना होता है, FRT/2। F क्या होता है अपने पास में, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, लिख लो, we know that a system have different type of molecules, कौन से हो सकते हैं, जैसे अपन पहले बात करें, मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, सेकंड डाया एटॉमिक भी हो सकता है, थर्ड पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। अब पॉली एटॉमिक वो तुम्हारे पास में वो लीनियर भी हो सकता है एंड नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे कि इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है तुम्हें ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको नोट करो जल्दी से। डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल independent way in which system can have energy is known as DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम इंडिपेंडेंटली कितनी तरह से एनर्जी रख सकता है, ठीक है ना, उसके बेस कैसे, पॉसिबल बेस कितने हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, जैसे कोई भी पार्टिकल है, अपन सिंपल देखें क्या, तो एनर्जी के फॉर्म में देख ले, क्या कोई पार्टिकल है उसका मोशन इंडिपेंडेंटली कितनी तरह से वो मोशन कर सकता है, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओके, तो अपन एक बार इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। हो गया ये नोट, अभी टेबल बना लेना। टेबल बना लेना, यहाँ पे लिख लेना गैस,
सबसे पहले ट्रांजिशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल एफ। एफ क्या होगा? ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ओके, तो गैस कैसे, पहली गैस हो सकती है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम है, ठीक है ना। वो इन स्पेस में कितनी तरह से मोशन कर सकता है? 3 तरह से। उसकी 3 ट्रांजिशनल एनर्जी हो गई। अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो मोनोटॉनिक कोई रोटेशनल नहीं होता, कोई वाइब्रेशनल नहीं होता। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में? 3। अब अपन डायाटॉमिक की बात करते हैं। मोनोटॉनिक मतलब हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है ना। डायाटॉमिक में मतलब नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब डायाटॉमिक की बात करते हैं, डायाटॉमिक में ट्रांजिशनल तो 3 होगा। मान लो तुम्हारे पास में एक यहाँ पे है एटम, एक यहाँ पे है। तो जब अपने पास में डायाटॉमिक में, तो ये ऐसे भी मोशन कर सकता है, ऐसे भी मोशन कर सकता है, ऐसे भी मोशन कर सकता है। तो 3 इसकी ट्रांजिशनल एनर्जी हो जाएगी। अब ये रोटेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो 2 रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताऊंगा अभी। वाइब्रेशनल में जब लो टेम्परेचर की बात करता हूँ भाई, कोई भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कब करते हैं? जब अपन उनको एनर्जी दे देंगे। एनर्जी कैसे दे? मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ा दे अपन, थर्मल एनर्जी दे दे, तो वो क्या करने लग जाएगा? वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो वहां से वाइब्रेशन आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5। अब डायाटॉमिक की ही बात करता हूँ मैं। डायाटॉमिक की हाई टेम्परेचर पे, जब मैं हाई टेम्परेचर पे बात करूंगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पे बात करूंगा तो 3 रोटेशनल, 2 रोटेशनल, 3 ट्रांजिशनल, 2 वाइब्रेशनल, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 7 हो जाएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में देखना है कि वो लो टेम्परेचर पे पूछ रहा है, हाई टेम्परेचर पे पूछ रहा है। नेक्स्ट है अपने पास में पॉलीएटॉमिक। जब पॉलीएटॉमिक होगा तो 2 तरह से हो सकता है, एक तो लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। तो जब लीनियर होगा तो 3 ट्रांजिशनल होगा, 2 रोटेशनल। लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 5 हो जाएगा। लेकिन जब नॉन लीनियर होगा, 3 ट्रांजिशनल होगा, 3 रोटेशनल होगा, 0 वाइब्रेशनल, क्योंकि लो टेम्परेचर पे है, 6 हो जाएगा। तो एक बार ये टेबल बना लो जल्दी से। ठीक है, अभी इसको देखेंगे अपन, ये चीजें कहाँ से आई सारी, ये सारी अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। हो गया? ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी मेंबर। ये टेबल बना, शॉर्ट नोट्स में बनाओ तो बना लेना। ये मैं एक और टेबल बनाऊंगा, वो बना लेना। अब यहाँ पे लिख लो, ये अपने पास में आते कहाँ से है? देखो, फॉर मोनोएटॉमिक, जब अपन मोनोएटॉमिक की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक के लिए if a particle is confined to move in one direction, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा उसके लिए? 1। भाई मान लो तुम्हारे पास में एक सिंगल पार्टिकल है, ये तुम्हारे पास में इन स्ट्रेट लाइन कर लो, चाहे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में तो मोशन करेगा। मान लो ऐसे मोशन कर रहा है, ओनली ऐसे मोशन करेगा, तुम्हारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तुम्हारे पास में 1। नेक्स्ट, इफ ए पार्टिकल, सेम लिखना है, इज कन्फाइंड टू मूव इन ए प्लेन। जब अपन प्लेन की बात करेंगे, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा अपने पास में? 2। प्लेन का मतलब ये प्लेन है, जैसे तो यहाँ पे क्या तो पार्टिकल, क्या तो ये ऐसे मोशन कर सकता है, क्या ये ऐसे मोशन कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक ऐसे या फिर ऐसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा वहां पे? 2 हो जाएगा। थर्ड, इफ ए पार्टिकल इज मूव इन स्पेस, जब अपन स्पेस की बात करेंगे, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? = 3, ठीक है ना। मतलब कोई पार्टिकल स्पेस में कैसे मोशन कर सकता है? ऐसे मोशन कर सकता है, ऐसे मोशन कर सकता है और ऐसे मोशन कर सकता है। 1
2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। सो फॉर मोनो एटॉमिक टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब उसकी 3 ही ट्रांजिशनल एनर्जी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर डाया एटॉमिक। फॉर डाया एटॉमिक, जब डाया एटॉमिक की बात करेंगे तो डाया एटॉमिक में देखो क्या होगा तुम्हारे पास। जब सबसे पहले ट्रांजिशनल की बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिशनल मैं ओनली टी से रीड आउट कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास में डाया एटॉमिक है। तो डाया ट्रांजिशनल एक तो तुम्हारे पास में कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है मोशन, एक ऐसे कर सकता है, एक ऐसे कर सकता है, ठीक है ना। ये डाया एटॉमिक है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, ऐसे मोशन, ऐसे मोशन, ऐसे मोशन। तो ट्रांजिशनल कितना हो गया तुम्हारे पास में 3 हो जाएगा, ट्रांजिशनल हो जाएगा 3। जब मैं रोटेशनल की बात करूंगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ट्रांजिशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल के कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ, मास की जगह क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तो होगा अपने पास में। अब देखो यहाँ पे इस पे, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मान लो तुम्हारे पास में कोई पार्टिकल है, इसकी इस एक्सिस से कितना किस तरह से रोटेशन हो रहा है वो देखना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारे पास में ये है, ओके। यहाँ पे तुम्हारे पास में मान लो y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे तुम्हारे पास में z एक्सिस है। तो इसकी जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो देखो ये y x पे रखा हुआ है। जब y x पे रखा हुआ है तो y x पे इस मॉलिक्यूल की y x से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, जीरो होगी। कहने का मतलब जो i y होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन i x भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, i z भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब y एक्सिस के लिए i by जीरो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन इन दोनों के लिए जब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो रोटेशनल है वो कितनी तरह से मोशन एनर्जी होगी, उसकी 2 होगी। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, मैं वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहा, कितना हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। देखो अपन ये लिखा था। अब कैसे अपने पास में रोटेशनल के लिए 2 आता है, समझ में आ गया। क्योंकि जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो जिस एक्सिस पे वो रखा हुआ है उस एक्सिस के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया, पॉज करके नोट कर लेना है ना। Now for polyatomic. Now for polyatomic. जब polyatomic में अपन पहला लीनियर के लिए बात करेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। मान लो तुम्हारे पास में ये एक्सिस है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। पॉलीएटॉमिक मान लो अपने पास में 3 एटम से बना है, ये लीनियर है तुम्हारे पास में। जब ये लीनियर है तो इसके लिए वापस देखो Ix तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इसकी x के परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। बट Iy जीरो होगा और Iz भी तुम्हारे पास में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस के अंदर भी तुम्हारे पास में रोटेशनल कितना आ गया, तुम्हारे पास में 2 आ गया। अच्छा ट्रांजिशनल तो तुम्हारे पास में 3 होगा ही होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हो वो भी तुम्हारे पास में ऐसे ऐसे और ऐसे मोशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो टोटल कितना हो जाएगा, लीनियर के लिए टोटल हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। बट जब अपन नॉन लीनियर की बात करते हैं तो ट्रांजिशनल तो कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन जब अपन नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास में ऐसे ये नॉन लीनियर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि तीनों एक्सिस से
तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो दैट मीन्स तीनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में जो रोटेशनल होगा वो तुम्हारे पास में कितना होगा, 3 होगा। तो टोटल की बात करें, अगर अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा फॉर नॉन लीनियर। ठीक है ना, मैं वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहा, हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा। ओके, तो आज अपन एक टेबल और बनाते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, तो तुम ये अब ये जो मैं टेबल बनवा रहा हूँ ये तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिकली, डायएटॉमिकली, मोनोएटॉमिकली निकालते हैं अपन, क्यों रोटेशनल में किसी के लिए 2 लेते हैं, किसी के लिए 3 लेते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये टेबल देखो, ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं गैस लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज ट्रांजिशनल, दिस इज रोटेशनल एंड दिस इज वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन कब आएगा, ओनली फॉर हाई टेम्परेचर, ये ओनली फॉर हाई टेम्परेचर होगा। ओके, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लो टेम्परेचर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, गैस सबसे पहले मोनोएटॉमिक, जब मोनोएटॉमिक की बात करेंगे 3 ट्रांजिशनल, बता दिया कैसे आया। रोटेशनल तुम्हारे पास में मोनोएटॉमिक में होता नहीं है, वाइब्रेशनल भी 0, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3, चाहे हाई टेम्परेचर की बात करें चाहे लो टेम्परेचर की, 3 ही होगा। उसके बाद में डाई एटॉमिक की बात करते हैं, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल। वाइब्रेशनल जब हाई टेम्परेचर होगा, जब लो टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेशन काउंट नहीं होगा, तो ओनली 5 ही होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेशनल भी काउंट होगा। नेक्स्ट देखो, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में पहला कौन सा है, लीनियर। लीनियर की बात करेंगे, 3 रोटेशनल, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल। कैसे, मैं बता चुका। वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे आएंगे, लो टेम्परेचर बात करेंगे तो वाइब्रेशन काउंट नहीं होगा, और जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो वाइब्रेशनल काउंट होगा। जब अपन नॉन लीनियर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर में क्या होगा, 3 ट्रांजिशनल, 3 ही रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। नॉट कैलकुलेट फॉर वाइब्रेशनल बिकॉज देयर इज लो टेम्परेचर। जब वाइब्रेशन को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद रखना है, रिमेम्बर, और तुम्हें समझना भी है इसको। ठीक है ना, कैसे आया तुम्हें पूरा समझना है, मैं समझा चुका तुम्हें, तो इसको नोट करो जल्दी से। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, वो लिख लो। क्वेश्चन जो कि नेट में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2 होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या है, ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस, ए गिवन quantity of a gas is taken from a state, is taken from a state A to C, A to C by 2 paths, by 2 paths, A to C directly, A to C directly, and A to B and B to C, A to B and B to C, shown in figure, shown in figure. During the process, during the process, A to C, the work done, A to C, the work done
by the gas is 100 joule. By the gas is 100 joule. And heat absorbed 150 joule. 150 joule. If during the process A to B, during the process A to B and B to C, the work done by the gas is 30 joule. 30 joule. The absorbed heat is ठीक है, ऑप्शन है 20 जूल, 80 जूल, 220 जूल एंड ऑप्शन डी है 280 जूल। जो गिवन है वो लिखना। अच्छा, फिगर नहीं दिया मैंने, फिगर देख लेना। ये फिगर गिवन है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। ये गिवन है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें फिगर गिवन है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इससे पहला जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तुम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो उसका आंसर क्या है, मैं आंसर बताऊंगा। बाकी उसका सॉल्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, कैसे गामा इज इक्वल टू 1+2/f आता है। इसके अलावा अपन कार्नोट हीट इंजन देखेंगे, कार्नोट साइकिल देखेंगे, फिर बाद में अपन रेफ्रिजरेटर देखेंगे। कोशिश करेंगे 2-3 टॉपिक जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए, साथ में इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही है। ऑनलाइन क्लासेस अभी तो यूट्यूब पे है 2-3 दिन, उसके बाद में तुम्हारे एप्लीकेशन में आएंगे। तो जिसको फी क्लासेस लेनी है ऑनलाइन वो फी सबमिट करवा सकता है। फी सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। मुझे मैसेज कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारे पास में है ही। इसके अलावा अपना जो मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, और जो तुम्हारे टेलीग्राम लिंक है टेलीग्राम ग्रुप के, वो भी शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे भी तुम ऐड हो जाना, ठीक है ना। तो और कोई प्रॉब्लम हो तुम कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर आप 50 स्टूडेंट्स से क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं उन्हें बता दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास में अगर 50 बच्चे रहेंगे तो मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। कहने का मतलब हर संडे मैं ऑनलाइन उनसे मीटिंग करूंगा, लाइव मीटिंग करूंगा गूगल मीट के थ्रू। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो अपन सेम डे इवनिंग में भी अपन मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लेक्चर होगा उसी दिन सेम डे पूछ सकते हो तुम। और कोई बाकी कोई प्रॉब्लम हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू, राधे।